हेलो स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन के इस सीरीज में आज हम लोग जो है जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे नोट्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। जनन, सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो यह है कि जनन क्या होता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करता है या पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं के में आनुवांशिक गुण होते हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनाना और नई कोशिकाएं जो इससे बनती हैं, इन कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं होती हैं। विभिन्नता का भी अपना महत्व है, विभिन्नता होनी चाहिए। लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में यह उपयोगी सिद्ध होता है और जैव विकास का आधार है। प्रजनन के जो प्रकार हैं वो दो हैं, लैंगिक अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। सबसे पहले हम अलैंगिक प्रजनन की चर्चा करेंगे। एकल जीव अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ही नए जीव उत्पन्न करता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन, दो एकल जीव, एक नर व एक मादा मिल करके नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक इसमें बनते हैं। लैंगिक जनन में नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में यह सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब हम अलैंगिक प्रजनन की कुछ विधियों की चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। विखंडन विधि, अलैंगिक प्रजनन की पहली जो विधि है वो है विखंडन। यह इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। द्विखंडन विधि, विखंडन विधि में दो प्रकार होते हैं, एक द्विखंडन, एक बहुखंडन। तो द्विखंडन में जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, उदाहरण के लिए अमीबा और लेशमानिया। बहुखंडन में जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, उदाहरण के लिए प्लेज्मोडियम। अब विखंडन के बाद जो दूसरी अलैंगिक प्रजनन की विधि है वो है खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा। अलैंगिक जनन की तीसरी जो विधि है वह है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, उदाहरण प्लेनेरिया और हाइड्रा। आप यहाँ पे उसके चित्र को देख भी सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन की जो चौथी विधि है उसमें शामिल है मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखाया गया है। और फिर जो उभार है जिसे मुकुल कहते हैं, यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है और जनक से अलग हो जाता है। इसी को मुकुलन कहते हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रा, ईस्ट, खमीर इत्यादि। पांचवा जो विधि है वह बीजाणु समसंघ की विधि कहलाती है। कुछ जीवों में जंतुओं के शरीर पर बीजाणुधानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। जो छठी विधि है लैंगिक प्रजनन की, उसमें है कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है। इसी को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक विधियां क्या हैं? जड़ द्वारा, जैसे डहेलिया, शकरकंदी के पौधे, तने द्वारा आलू, अदरक के पौधे, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। कृत्रिम विधि में क्या है? जो कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि है उसमें रोपण होता है आम, कर्तन जिसमें कटिंग लगा करके हम लोग निकालते हैं गुलाब, और लेयरिंग करते हैं चमेली के पौधों का। उत्तक संवर्धन क्या है? इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे केलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। केलस को हार्मोन
माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जैसे आर्किक सजावटी पौधे वगैरह। कायिक संवर्धन के कुछ लाभ हैं, उन लाभों की चर्चा हम करेंगे। बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं इस विधि से। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे लगाने का सस्ता और आसान तरीका है। तो यह थी अलैंगिक जनन की विधियाँ। अब हम लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने से प्रक्रम का निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसमें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पों में भी लैंगिक जनन होता है। फूल पौधे का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग होते हैं बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। फूल के प्रकार अलग अलग हैं। उभयलिंगी पुष्प होते हैं, जिसमें स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों, गुड़हल वगैरह। एक लिंगी पुष्प होते हैं। स्त्री केसर और पुंकेसर में कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है। उदाहरण पपीता, तरबूज। पुष्प की संरचना को भी आपको दिखाना होता है, जिसे आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। और साथ ही बीज निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन आपको करना होता है जब पुष्पों में प्रजनन की विधि को पूछा जाएगा तब। बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है? पराग कोश में उत्पन्न जो परागकण है, हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है, जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। तो यह था पुष्पों में प्रजनन, लैंगिक प्रजनन की विधि। अब मानव में प्रजनन की जो विधि है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता कब आती है? जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? किशोर में एक समान आँख व जन्नांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तैलीय होना और मुहासे निकलना। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। रजोधर्म होने लगता है। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज़ का फटना। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नर जनन तंत्र के कुछ भाग हैं, जिनमें शामिल है वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नर युग्मक शुक्राणु जो है यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या है? शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना। लड़कों में अवस्था परिवर्तन। शुक्रवाहिनी क्या कार्य करती है? ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का एक ही मार्ग होता है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां भी होती हैं इसमें। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। आप यहाँ पे उसके चित्र को देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस चित्र को, नर जनन तंत्र के चित्र को आप देख सकते हैं। मादा जनन तंत्र के भागों को भी पढ़ना आपको आवश्यक हो जाता है। इन चित्रों का निर्माण भी कई बार आपको परीक्षाओं में करने के लिए आता है, तो इसे आप अच्छे से देख लें। जो अलग अलग अंग हैं, मादा जनन तंत्र के बारे में भी प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। मादा जनन तंत्र में अंडाशय, मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व
होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब भी इसमें होता है, एक अंग है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो अंड कोशिका को गर्भाशय तक ये स्थानांतरित करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। तीसरा जो भाग है वह है गर्भाशय। यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मादा जनन तंत्र का यह चित्र आप देख लें और इसके अलग अलग जो भाग हैं उसको भी आप देख लें। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। प्लेसेंटा यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। अंड के निषेचन से लेकर शिशुओं के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती और यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन को समझने के बाद जनन स्वास्थ्य को समझना बेहद जरूरी है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणुजनित, गोनेरिया, सिफिलिस वगैरह, और विषाणुजनित, मस्सा, HIV, एड्स वगैरह। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है। गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के कुछ प्रकार हैं। यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता। उदाहरण के लिए शिश्न को ढकने वाला कंडोम, योनि में रखे जाने वाला सर्वाइकल कैप। रासायनिक तकनीक क्या है? मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। IUCD भी एक तकनीक है जिसमें लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता। शल्य क्रिया तकनीक के द्वारा भी जो है गर्भधारण को रोका जा सकता है, जिसमें नसबंदी, पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उनमें से शुक्राणुओं के स्थानांतरण को रोकना नसबंदी कहलाती है। ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके अंड के स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। भ्रूण हत्या क्या है? मादा भ्रूण को गर्भाशय में मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी व भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोका जाएगा। तो यह था जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर का रिवीजन, क्विक रिवीजन। आशा